हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर पेपर 9 जिसमें आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट में आपको दिया गया है पब्लिक पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है। लोक नीति से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना है, जैसे कि टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसका मीनिंग डेफिनेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मॉडल और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। तो मेजर पेपर 8 में जो भी क्लास चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। 2-3 दिन में आपका मेजर पेपर 8 कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। इसमें काफ़ी चैप्टर नहीं दिया गया है, लेकिन मेजर पेपर 9 में बहुत सारा चैप्टर दिया गया है। तो हम इसीलिए मेजर पेपर 9 का क्लास शुरू कर चुके हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए। तो मेजर पेपर 9 में चैप्टर फर्स्ट में जितना भी क्वेश्चन दिया गया, टोटल 12 से 15 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो सारा क्वेश्चन का आंसर हम देखने वाले हैं। ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक पॉलिसी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति से आप क्या समझते हैं, परिभाषाओं की सहायता से समझाना है आपको। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लोक नीति होता क्या है। तो इसमें आपको लिखना है कि लोक नीति से आशय उन निर्णयों, योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों से होता है जिन्हें सरकार जनता की समस्या के समाधान और समाज के कल्याण के लिए बनाती और लागू करती है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार जो भी फैसले लेती है या फिर सरकार जो भी योजनाएं बनाती है या सरकार जो भी काम करती है जनता के लिए, ताकि सरकार आखिर काम करती ही क्यों है, तो सरकार काम इसीलिए करती है ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके और सबका भला हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लोक नीति। सबके भलाई के लिए जो निर्णय लिया जाता है, योजना बनाया जाता है, काम किया जाता है सरकार के द्वारा जनता की समस्या को दूर करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, लोक नीति। इंग्लिश में बोले तो पब्लिक पॉलिसी। आगे लिखा गया है, यह सरकार की दिशा और कार्य प्रणाली को दर्शाती है। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति से हमें पता चलता है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है और उसका काम करने का तरीका क्या है। आगे लिखा गया है, किसी भी देश की सरकार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करती है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या आदि। इसका कहने का मतलब है कि हर देश में सरकार को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गरीबी का, नौकरी की कमी, पढ़ाई की समस्या, इलाज की कमी। तो इन सभी समस्याओं का सामना सरकार को करना पड़ता है। आगे लिखा गया है, इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जो कदम उठाती है वही लोक नीति कहलाती है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए जो उपाय करती है उन्हीं को लोक नीति कहा जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने लोक नीति को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग पढ़े लिखे लोग जो विद्वान होते हैं, तो विद्वान ने क्या किया है कि लोक नीति को अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न के अनुसार लोक नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में मूल्यों का आधिकारिक वितरण किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि डेविड स्टर्न का कहना है कि लोक नीति वह तरीका है जिससे सरकार समाज में चीज़ों को बांटती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए पैसा बांटती है, अवसर देती है, सुविधाएं प्रदान करती है। तो इसी का कहने का मतलब है लोग। तो ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन डेविड स्टर्न के द्वारा दिया गया है। लोक नीति के बारे में वो ये चीज़ बोलते हैं। अब आगे लिखा गया है, इसका अर्थ है कि सरकार यह तय करती है कि समाज में संसाधनों और अवसरों का वितरण कैसे किया जाए। इसका कहने का मतलब है कि यानी सरकार यह तय करती है कि किसे कितना लाभ मिलेगा और किसे कौन सी सुविधा दी जाएगी। अब अगला है थॉमस डाई के अनुसार। तो ये क्या बोलते हैं,
तो ये नाम आपको याद रखना है, ये दोनों नाम। ये दोनों कौन है? तो ये दोनों विद्वान हैं जो कि ये लोक नीति पे अपने अपने हिसाब से परिभाषा देते हैं, लोक नीति का मतलब बताते हैं कि आखिर लोक नीति होता क्या है। तो हम बात कर रहे हैं थॉमस डाई की। तो थॉमस डाई के अनुसार लोक नीति वह है जो सरकार करती है या नहीं करती है, यानी सरकार का हर कार्य या निष्कर्षता भी नीति का हिस्सा होता है। इसका कहने का मतलब है कि थॉमस डाई कहते हैं कि सरकार जो काम करती है या जो काम नहीं करती है, दोनों ही लोक नीति का हिस्सा होता है। इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि लोक नीति केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें योजना बनाना, उसे लागू करना और उसके परिणामों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति सिर्फ नियम बनाने तक ही नहीं है, बल्कि इसमें योजना बनाना, उसे लागू करना और बाद में देखना कि वह सही काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये सभी चीज इस लोक नीति में शामिल होता है। आगे लिखा गया है लोक नीति समाज के विकास और जन कल्याण का महत्वपूर्ण साधन है। इसका कहने का मतलब है कि अंत में यहाँ पे लिखा गया है कि लोक नीति बहुत जरूरी है क्योंकि यह समाज को आगे बढ़ाने और लोगों का भला करने में मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लॉन्ग में आपको इतना लिखना था। आई होप आपको लोक नीति का मतलब समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक पॉलिसी, थ्रो लाइट ऑन इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक। तो हिंदी में पूछा गया है लोक नीति से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो लोक नीति का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी विशेषता के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें आपको लिखना है कि लोक नीति का अर्थ सरकार द्वारा बनाए गए उन निर्णयों और योजनाओं से है जिनका उद्देश्य समाज की समस्याओं का समाधान करना और जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार जो फैसले या फिर योजना बनाती है ताकि लोगों की समस्या दूर हो और उनकी जिंदगी बेहतर बने, उसी को हम क्या कहते हैं, लोक नीति। यह सरकार की नीतियों और कार्यों का एक समुच्चय है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है। इसका कहने का मतलब है कि यानी सरकार के सभी काम और योजनाएं मिलकर लोक नीति बनाती है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अलग अलग क्षेत्रों में लागू होती है। लोक नीति की प्रमुख विशेषताएं भी होती है, यानी इसका मतलब है कि लोक नीति की कुछ खास बात होती है जो इसे अलग बनाती है। तो सबसे पहले विशेषता यह है कि यह सरकार द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए इसमें अधिकार और वैधता होती है। तो सबसे पहला विशेषता क्या है कि लोक नीति सरकार बनाती है, इसीलिए यह सही और मान्य होती है और लोगों को इसे मानना ही पड़ता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है विशेषता, यह उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी हर नीति का एक निश्चित लक्ष्य होता है, जैसे शिक्षा का विकास या गरीबी कम करना। इसका कहने का मतलब है कि हर नीति किसी खास काम के लिए बनाई जाती है, जैसे कि पढ़ाई सुधारना या फिर गरीबी कम करना, तो किसी खास काम के लिए ही नीति बनाया जाता है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसमें नीति बनाना, लागू करना और उसका मूल्यांकन करना शामिल होता है। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति एक बार का काम नहीं है, इसमें योजना बनाना और लागू करना और फिर यह देखना कि वह सही काम कर रहा है या फिर नहीं, तो ये सभी चीज़ इसमें शामिल होती है। आगे लिखा गया है, चौथा पॉइंट आपको लिखना है इसमें कि लोक नीति गतिशील होती है, यानी समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है। तो इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि समाज की जरूरतें भी बदलती रहती है, इसलिए ये भी बदलता है। पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, यह समाज के विभिन्न वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे सभी लोगों का विकास हो सके। तो नीति बनाते समय सभी लोगों, जैसे कि गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, तो इन सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है ताकि सबका विकास हो सके। अब छठा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, ये
तो ये आपको लिखना है। इसमें लिखना है कि इसमें कानूनी शक्ति होती है, इसीलिए इसका पालन करना आवश्यक होता है। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति कानून जैसा ही होता है, इसीलिए लोगों को इसे मानना जरूरी होता है। अंततः लोक नीति समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है जो सरकार और जनता के बीच संबंध को मजबूत बनाती है। इसका कहने का मतलब है कि अंत में हम बोल सकते हैं कि लोक नीति बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समाज को आगे बढ़ाती है और सरकार और लोगों के बीच अच्छा संबंध बनाती है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि लोक नीति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आपको सिलेबस में भी दिया गया है, लोक नीति के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी आपको जानना है। इसमें आपको लिखना है कि लोक नीति के कई प्रकार होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों और कार्य क्षेत्रों के आधार पर बनाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति एक ही तरह की नहीं होती है, बल्कि अलग अलग उद्देश्य और काम के हिसाब से कई प्रकार की लोक नीति बनाई गई है। तो हर नीति किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सुरक्षा। तो इन सभी को ध्यान में रख करके नीति बनाया जाता है, किसी खास काम के लिए ही बनाया जाता है। तो पहला प्रकार वो है कि जिसमें सरकार लोगों की सुविधाएं और संसाधन देती है, जैसे कि स्कूल प्रोवाइड कर, अच्छे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल फ्री में प्रोवाइड करवाना या फिर अस्पताल बनवाना। तो ये सभी चीज़ इसमें होता है। तो उदाहरण के लिए दिया गया शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और अन्य विकास योजनाएं। इसका कहने का मतलब है कि सरकार स्कूल बनाती है, अस्पताल देती है, सड़क भी बनाती है। तो ये सब वितरणात्मक नीति के उदाहरण है। तो वितरणात्मक नीति के ये सब उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार ये था वितरणात्मक नीति और दूसरा है नियामक नीति। ये आपको याद रखना है। हाँ, तो नियामक नीति के बारे में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि वह है जिसमें सरकार नियम और कानून बनाती है ताकि समाज में अनुशासन और व्यवस्थित बनी रहे। नियामक, इसी नाम से आपको याद हो जाएगा कि इसमें कानून और नियम बनाया जाता है ताकि अनुशासन व्यवस्था बनी रहे। आगे लिखा गया है जैसे पर्यावरण संरक्षण कानून, ट्रैफिक नियम आदि। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि प्रदूषण रोकने के कानून या फिर सड़क पर चलने के नियम, ये सब इसी प्रकार में आते हैं। नियामक नीति का एग्जाम्पल है ये सब, इसमें नियम कानून बनाया जाता है। तीसरा प्रकार है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जिसमें सरकार अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करने के लिए संसाधनों को फिर से बांटती है, उसी को हम क्या कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। तो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे गरीबी के लिए योजनाएं बनाना, पेंशन देना, सहायता करना। तो ये सभी क्या है? ये सभी पुनर्वितरण नीति के उदाहरण हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब चौथा प्रकार है संवैधानिक नीति। इसका कहने का मतलब है कि जिसमें सरकार अपने ढांचे में बदलाव करती है, जैसे नए विभाग बनाना या फिर प्रशासन में सुधार करना। तो आई होप कि आपको ये 4 प्रकार के पब्लिक पॉलिसी के लोक नीति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम आपको याद रखना है। तो इन सभी नीतियों का उद्देश्य है कि समाज में बराबरी हो, न्याय मिले और सभी का विकास हो। इसीलिए 4 तरह के लोक नीति बनाए गए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति के मॉडलों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो अब आप पढ़ने वाले हैं मॉडल के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो इसमें आपको ये समझना है, ये आपको रीड कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो इसका कहने का मतलब है कि मॉडल ऐसे तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम समझते हैं कि सरकार नीतियाँ कैसे बनाती है और वे कैसे काम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल का मतलब क्या होता है। मॉडल का मतलब होता है कि मॉडल एक ऐसा तरीका होता है जिनकी मदद से हम समझते हैं कि सरकार नीतियाँ कैसे बनाती है और वे कैसे
काम करती है। तो इसी मॉडल के मदद से हमें समझ में आता है कि आखिर सरकार नीति बनाती कैसे है और काम कैसे करती है। यहाँ पे वही बात लिखा गया है। आगे लिखा गया है, ये मॉडल नीति निर्माण की प्रक्रिया को सरल, व्यवस्थित और तरीके से समझने में मदद करती है। इसका कहने का मतलब है कि मॉडल हमें नीति बनाने की पूरी प्रक्रिया को आसान और सही तरीके से समझने में मदद करती हैं। सबसे पहला मॉडल जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है इंस्टीट्यूशनल मॉडल। तो पहला मॉडल है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो इसका कहने का क्या मतलब, संस्थागत मॉडल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मॉडल इसमें यह बताया जाता है कि नीति बनाने का काम सरकारी संस्थाएं करती है, जैसे कि संसद, मंत्रालय या फिर अधिकारी। तो ये सब विभाग क्या करती है, नीति बनाने का काम करती है। तो इंस्टीट्यूशनल मॉडल में आपको यही पता चलता है कि सरकार की संस्थाएं क्या करती है, नीति बनाती है। अब दूसरा मॉडल का नाम दिया गया है प्रोसेस मॉडल, यानी प्रक्रिया मॉडल। तो इसका मतलब है कि दूसरे मॉडल में ये बताया गया है कि नीति बनाने की प्रक्रिया को अलग अलग स्टेप में समझाया जाता है। जैसे कि पहले क्या किया जाता है कि पहले समस्या को पहचाना जाता है, फिर योजना बनाया जाता है, उसे फिर लागू भी किया जाता है और बाद में उसका जांच भी किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रक्रिया मॉडल। इसमें बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, उसको बनाने से लेकर के लागू करने तक का प्रक्रिया होता है। अब तीसरा है तर्कसंगत मॉडल। इसका कहने का मतलब है कि इसमें कोशिश की जाती है कि सभी विकल्पों को देखकर सबसे अच्छा और ज़्यादा फायदा देने वाला विकल्प चुना जाए। तो इसी को हम बोलते हैं तर्कसंगत। अब चौथा है वृद्धिशील मॉडल। तो चौथा मॉडल का कहने का क्या मतलब है इसका कहने का मतलब है कि इस मॉडल में नीतियों को एकदम से नहीं बदला जाता है, बल्कि धीरे धीरे छोटे बदलाव किए जाते हैं ताकि कोई बड़ा नुकसान न हो। अब ये 4 तरह के मॉडल थे। अभी 5वां मॉडल यहाँ पे दिया गया है समूह मॉडल, ग्रुप मॉडल। इसका कहने का मतलब है कि इसमें यह बताया जाता है कि अलग अलग समूह अपने हित के लिए दबाव डालते हैं और उसी के अनुसार नीतियाँ बनाया जाता है। कौन सा समूह? तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि किसान का समूह या फिर कोई व्यापारी का समूह। तो ये सब क्या करते हैं कि दबाव डालते हैं और इन्हीं के हिसाब से, इन्हीं के अनुसार नीति बनाया जाता है। तो अब लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है कि इन सभी मॉडलों से हमें पता चलता है कि नीति बनाना आसान नहीं है, इसमें कई लोग और कारण का असर भी होता है। तो आई होप कि आपको ये 5 तरह के मॉडल याद रहेगा आपको अच्छे तरीके से। तो अब अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द कंसेप्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी लोक नीति की अवधारणा पर निबंध लिखना है आपको। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, लोक नीति की अवधारणा से आशय सरकार द्वारा समाज की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए योजना और निर्णय बनाने की प्रक्रिया से है। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति का विचार यह है कि सरकार पहले लोगों की समस्या को समझते हैं और फिर उन्हें हल करने के लिए योजनाएं और फैसले बनाए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं और योजना बनाया जाता है। आगे लिखा गया है, इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति एक बड़ा और लगातार चलने वाला काम है। इसमें सिर्फ योजना बनाना ही नहीं बल्कि उसे लागू करना और बाद में यह देखना कि शामिल है कि वह सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो बाद में ये देखा भी जाता है कि सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आगे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है और सबको बराबरी का हक देना है और समाज में न्याय भी स्थापित करना है। अब इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति कई क्षेत्रों में काम करती है, जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में, इलाज, नौकरी, पर्यावरण और देश की आर्थिक तरक्की में भी ये लोक नीति काम करती है। अब आगे लिखा गया है कि इसका कहने का मतलब है कि सरकार को लोगों की ज़रूरत और समस्याएं समझकर के ही नीतियाँ बनानी चाहिए। अब आगे लिखा गया है, इसका कहने का मतलब है
कि सरकार को सही नीतियाँ बनाने के लिए अलग अलग जगहों से जानकारी लेनी पड़ती है और जानकार लोगों की सलाह भी लेनी पड़ती है। आगे लिखा गया है यहाँ पे समय के साथ समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे समय बदलता है लोगों की ज़रूरतें भी बदलती रहती है, इसीलिए नीतियों में भी बदलाव करना पड़ता है। अब लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है अंत में कि लोक नीति एक बदलती रहने वाली प्रक्रिया है जो समाज को आगे बढ़ाने और लोगों का भला करने में बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोक नीति के क्षेत्र और महत्व पर चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखना है यहाँ से। तो अब हम आपको मतलब समझाते हैं इसका। इसमें आपको लिखना है कि लोक नीति बहुत बड़े क्षेत्र में काम करती है और समाज के लगभग हर हिस्से पर असर डालती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्र शामिल होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति कई क्षेत्र में लागू होती है, जैसे कि पढ़ाई, इलाज, नौकरी, पर्यावरण, कानून व्यवस्था, आर्थिक तरक्की और लोगों की सुरक्षा। तो इन सभी क्षेत्र में लोक नीति काम करती है। अब आगे आपको इसमें लिखना है कि लोक नीति का महत्व भी अत्यंत अधिक है। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति बहुत जरूरी होता है और इसका समाज में बहुत बड़ा महत्व है। अब आगे लिखा गया, यह समाज की समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है और लोगों के जीवन स्तर को सुधारती है। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति लोगों की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। तो लोक नीति के जरिए सरकार चीज़ों को सही तरीके से बांटती है और सबको बराबरी का हक देने की कोशिश करती है। लोक नीति देश की आर्थिक तरक्की और समाज के विकास में भी मदद करती है और लोक नीति लोगों को बराबरी और अवसर देती है, जिससे समाज में संतुलन और शांति बनी रहती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि लोक नीति सरकार और लोगों को जोड़ती है और देश के पूरे विकास और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो टोटल 6 क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था और 6 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो हम आपको समझा चुके हैं लॉन्ग में, तो वही चीज़ आपको शॉर्ट में भी लिखना है। यहाँ पे लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लोक नीति और प्रशासन के बीच संबंध को समझाना है। तो इसमें आपको लिखना है कि लोक नीति और प्रशासन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति और प्रशासन का आपस में बहुत मजबूत संबंध है। लोक नीति का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि प्रशासन का मुख्य कार्य इन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना होता है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार नीतियाँ बनाती है और प्रशासन का काम है कि उन नीतियों को सही तरीके से लागू करना। यदि नीति अच्छी हो लेकिन उसका सही तरीके से कार्यान्वयन न हो तो वह सफल नहीं हो सकती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर योजना अच्छा है लेकिन उसे ठीक से लागू नहीं किया गया तो वह सफल नहीं होगा, वो योजना सफल नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार प्रशासन को भी काम करने के लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकताएं होती है, जिससे उसे दिशा और उद्देश्य मिल सके। इसका कहने का मतलब है कि जैसे नीति को प्रशासन की जरूरत होती है, वैसे ही प्रशासन को भी काम करने के लिए साफ नीति चाहिए होता है, ताकि उसे पता हो कि क्या करना है। प्रशासन नीतियों को जमीन पर लागू करता है और जनता तक उनके लाभ पहुंचाता है। इसका कहने का मतलब है कि प्रशासन नीतियों को असल में लागू करता है और लोगों तक उनका फायदा पहुंचाता है।
अंत में हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ मिलकर के समाज को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति की कोई 4 विशेषताएं समझाइए। तो हम आपको ये ऑलरेडी समझा चुके हैं विशेषता, फिर भी यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। तो लोक नीति की कई विशेषताएं हैं जिनमें 4 प्रमुख हैं। तो चारों का नाम यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट में। सबसे पहला इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि लोक नीति सरकार बनाती है, इसीलिए यह सही और कानूनी होती है और लोगों को इसे मानना ही पड़ता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, इसका कहने का मतलब है कि हर नीति किसी खास समस्या को हल करने के लिए बनाई जाती है, जैसे गरीबी कम करना या फिर शिक्षा में सुधार लाना, तो किसी खास वजह से ही बनाया जाता है। अब तीसरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि लोक नीति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पहले योजना बनाई जाती है, फिर लागू किया जाता है और बाद में उसको देखा भी जांच पड़ताल भी उसमें किया जाता है कि ये ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब चौथा यहाँ पे दिया गया, इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति समय के साथ बदलती रहती है क्योंकि लोगों की ज़रूरतें भी बदलती रहती है। अब अंत में हम ये कह सकते हैं कि इन सभी बातों से यह पता चलता है कि लोक नीति एक सही और ज़रूरी प्रक्रिया है जो समाज को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि थ्रो लाइट ऑन द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी लोक नीति के सामान्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको लिखना है कि लोक नीति के मुख्य उद्देश्य समाज के समग्र विकास और जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति का मुख्य लक्ष्य पूरे समाज का विकास करना और लोगों का भला करना होता है। इसका पहला उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करना और गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा। इसका कहने का मतलब है कि इसका पहला काम यह है कि समाज की बड़ी समस्या जैसे कि गरीबी, नौकरी की कमी, पढ़ाई की कमी को दूर किया जाए। तो इसका सबसे पहला बड़ा समस्या को ये क्या करता है, दूर करने की कोशिश करता है। दूसरा समस्या यहाँ पे दिया गया है, दूसरा उद्देश्य इसका होता है यह है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने और देश आगे बढ़े। तो ये इसका दूसरा उद्देश्य है। अब तीसरा उद्देश्य इसका है कि सामाजिक न्याय स्थापित करना और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। इसका कहने का मतलब है कि इसका तीसरा उद्देश्य है कि सबको बराबरी का हक मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। अब यहाँ पे इसका चौथा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य इसका यह है कि पैसे, सुविधाएं और संसाधन सही तरीके से सब में बांटी जाए ताकि किसी के भी साथ अन्याय न हो। तो इन सभी के अलावा और भी कुछ है। तो इसके अलावा पढ़ाई, इलाज और पर्यावरण की सुरक्षा भी लोक नीति के जरूरी लक्ष्य है। तो इसी प्रकार अंत में हम ये कह सकते हैं कि लोक नीति समाज को अच्छा और संतुलित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, यानी वितरणात्मक और पुनर्वितरण नीतियों में अंतर बताना है आपको। तो यहाँ पे लिखा गया है, आपको रीड कर लेना है, फिर भी हम आपको इसका मतलब समझाते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे लिखा गया वितरणात्मक और पुनरात्मक नीति दोनों का उद्देश्य समाज में संसाधनों का वितरण करना, लेकिन इनके तरीके अलग होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि दोनों नीतियाँ लोगों को सुविधाएं देने के लिए ही होता है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी की, यानी वितरणात्मक पॉलिसी की। तो वितरणात्मक नीति में सरकार सीधे लोगों को सुविधाएं देती है, जैसे कि सड़क बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना। तो इसमें फ़ायदा सबको मिलता है और किसी से कुछ लेकर के नहीं दिया जाता है। अब अगर हम बात करें रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी की, मतलब पुनर्वितरण नीति की, तो इसमें इसके ठीक उल्टा होता है। तो पुनर्वितरण में क्या होता है कि पुनर्वितरण नीति में सरकार अमीर लोगों से लेकर के गरीब लोगों को ज़्यादा मदद देती है ताकि बराबरी लाई जा सके, जैसे कि गरीबी के लिए सहायता योजना बनाना, पेंशन देना और अन्य मदद देना। ये पुनर्वितरण नीति का उदाहरण है। तो इस प्रकार वितरण नीति सामान्य लाभ देती है, जबकि पुनर्वितरण नीति समानता
स्थापित करने पर अधिक ध्यान देता है। इसका कहने का मतलब है कि अंत में हम ये कह सकते हैं कि वितरणात्मक नीति सबको सामान्य सुविधा देती है, जबकि पुनर्वितरण नीति खास तौर पर बराबरी लाने पर ध्यान देती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित पे आपको क्या करना है कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, जिसमें आपको 3 दिया गया है क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है एलीट क्लास मॉडल के बारे में आपको लिखना है। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसके बारे में। तो इसमें आपको ये लिखना है, ये सभी चीज़ लिखना है। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। इसका मतलब है कि समाज में कुछ लोग बहुत ताकतवर और प्रभावशाली होते हैं, उन्हें ही एलिट कहा जाता है, यानी ऊंचा वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, एलिट। आगे लिखा गया है यही वर्ग लोग नीति के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। इसका कहने का मतलब ये शक्तिशाली लोग ही ज़्यादातर नीतियाँ बनाने में सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। तो इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल में आम जनता की भूमिका सीमित होती है और नीतियाँ मुख्यतः एलिट वर्ग के हितों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें आम लोगों का ज़्यादा योगदान नहीं होता है और नीतियाँ ज़्यादातर अमीर या ताकतवर लोग के फायदे के लिए ही बनती है। तो इस मॉडल में ताकत और साधन कुछ ही लोगों के पास होता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि यह मॉडल बताता है कि हर व्यक्ति को नीति बनाने में बराबरी मौका नहीं मिलता है। अब दूसरा मॉडल के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, इंस्टीट्यूशनल मॉडल के बारे में आपको लिखना है, संस्थागत मॉडल के बारे में। तो इसमें आपको लिखना है संस्थागत मॉडल के अनुसार लोक नीति का निर्माण और उसका कार्यान्वयन सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि नीति बनाना और उन्हें लागू करना सरकार की संस्थाओं का काम होता है। तो संस्थागत मॉडल में यही चीज होता है। तो इन संस्थाओं में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अधिकारी शामिल होते हैं। तो इस मॉडल में यह माना जाता है कि नीतियाँ इन संस्थाओं के माध्यम से ही बनती है और लागू होती है। इसका कहने का मतलब है कि इस मॉडल के अनुसार नीतियाँ केवल इन्हीं सरकारी संस्थाओं के जरिए बनाई जाती है और लागू भी की जाती है। तो यह मॉडल सरकार के सिस्टम और काम करने के तरीकों पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि यह मॉडल हमें समझाता है कि नीतियाँ कैसे सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सही तरीके से चलती है। अब अगला क्वेश्चन है लोक नीति का महत्व। इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इस पे भी आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि लोक नीति का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह समाज की समस्याओं को हल करने और जनता के जीवन स्तर को सुधारने का मुख्य साधन है। इसका कहने का मतलब है कि लोक नीति बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लोगों की समस्याओं को दूर करती है और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। तो लोक नीति के जरिए सरकार पैसे और सुविधाओं का सही इस्तेमाल करती है और सबको बराबरी का हक देने की कोशिश करती है। तो लोक नीति देश की अर्थव्यवस्था, पढ़ाई, इलाज और नौकरी के क्षेत्र में सुधार भी करती है। साथ ही यह लोगों के बीच बराबरी और संतुलन बनाए रखने में मदद भी करती है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि लोक नीति देश के पूरे विकास और स्थिरता के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो टोटल आपका 12 क्वेश्चन था और कुछ शॉर्ट नोट दिया गया था आपको लिखने के लिए, 3 शॉर्ट नोट जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी तुरंत ही। तो टोटल मिला करके 15 क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है कि सारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है एग्जाम से पहले ही। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो कमेंट में बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। मेजर माइनर में आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये भी कमेंट में बताना है। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। पूरा क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेजर पेपर 8 से हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मेजर पेपर 8 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मेजर पेपर 9 को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए।